हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मुद्रास्फीति क्या होती है और उससे कितने प्रकार होते हैं, और यह भी चर्चा की थी कि मुद्रास्फीति का प्रभाव विभिन्न वर्गों पर कैसे पड़ता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों के बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति के मुख्यतः दो ही कारण होते हैं। पहला कारण कि यदि मांग अधिक हो जाती है, अर्थात पूर्ति की तुलना में मांग यदि अधिक हो जाती है तो ऐसी दशा में मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। और दूसरा होता है जो इसका संबंध वो पूर्ति पक्ष से होता है, अर्थात पूर्ति पक्ष में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तब भी मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। इसके अलावा लागतों में वृद्धि भी मुद्रास्फीति का कारण होती है। तो यदि हम इसके उपायों के बारे में बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इसके मूल रूप से दो उपाय होते हैं मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। पहला होता है मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा होता है वित्तीय नीति अर्थात फिस्कल पॉलिसी। तो ये दो जो टूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावी टूल्स हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य उपाय होते हैं जिनको कि हम प्रत्यक्ष नियंत्रण या अन्य उपायों के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मौद्रिक नीति के माध्यम से किस तरीके से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो मुद्रास्फीति का जो मौद्रिक सिद्धांत था उसके अंतर्गत हमने देखा था कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कीमत स्तर में वृद्धि लाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मौद्रिक नीति क्या होती है। तो मौद्रिक नीति का आशय यह होता है कि यह जो है मुद्रा तथा साख की पूर्ति से संबंधित एक नीति होती है जिसको कि देश का जो रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वह जारी करता है, और इसके माध्यम से मुद्रा तथा साख की पूर्ति में कमी लाकर अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आय तथा समग्र मांग में कमी लाकर मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति के कौन कौन से अस्त्र होते हैं, अर्थात कौन कौन से इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होता है मौद्रिक नीति का, जिसके माध्यम से कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, वह बैंक दर होता है। तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर कि देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है अथवा उनके बिलों को पुनः भुनाता है। तो हम जानते हैं कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं वह लोगों को ऋण देते हैं और उस ऋण के बदले उनको ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन देश का केंद्रीय बैंक जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वह व्यापारिक बैंकों को भी उधार देता है। तो जिस दर पर वह उधार देता है व्यापारिक बैंकों को, उसको ही बैंक रेट कहा जाता है। और व्यापारिक बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वह निर्भर करता है कि केंद्रीय बैंक ने बैंक रेट को कितना निर्धारित किया है। यदि बैंक रेट में वृद्धि करता है केंद्रीय बैंक तो व्यापारिक बैंकों की ब्याज दरों में भी वृद्धि होती है। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि मुद्रा की पूर्ति अधिक होने के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो ऐसी दशा में जो देश का केंद्रीय बैंक होता है वह बैंक रेट को बढ़ा देता है। तो बैंक रेट बढ़ने के कारण जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है, अर्थात जो साख की लागत है उसमें वृद्धि होती है। तो साख की लागत को हम ब्याज दर कहते हैं। तो बैंक रेट बढ़ने से ब्याज दर में भी वृद्धि हो जाती है, और ब्याज दर में जब वृद्धि होगी तो आप समझ सकते हैं कि लोग कम लोन लेंगे, अर्थात ऊंची ब्याज दरों पर जो लोन लेने की जो मात्रा है उसमें कमी आएगी, जिससे कि मुद्रा की पूर्ति में भी कमी आएगी। और जब मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी तो कीमत स्तर में कमी आती है। दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं, अर्थात ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो देश का केंद्रीय बैंक होता है वह सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। तो यदि जो केंद्रीय बैंक है उसको यह आभास होता है कि देश में मूल्य स्तर बढ़ रहा है, तो ऐसी दशा में वह सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है, और उन्हें जब वो बेचेगा तो वह व्यापारिक बैंकों को ही बेचता है। और इसका परिणाम यह होता है कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनके पास
जो लिक्विडिटी है या जो उनके पास कोष है उसमें कमी आती है। तो जब उनके कोष में कमी आएगी तो बैंकों के पास कम पैसा बचेगा लोन के उद्देश्य से। तो ऐसी दशा में उनकी जो लोन देने की या ऋण देने की क्षमता है उसमें कमी आती है, और जब उसमें कमी आएगी तो मूल्य स्तर में भी कमी आती है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम नकदी कोष अनुपात कहते हैं, अर्थात कैश रिजर्व रेशियो, इसको हम शॉर्ट में CRR भी कहते हैं। तो यह एक ऐसी दर होती है जिसमें कि व्यापारिक बैंकों को अपने जमा का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक के पास नकद कोष के रूप में अनिवार्यतः रखना पड़ता है, और देश के केंद्रीय बैंक के पास यह शक्ति होती है कि वह इसमें परिवर्तन ला सकता है। अर्थात किसी व्यापारिक बैंक की जो कुल जमाएं हैं उन कुल जमाओं का एक हिस्सा उनको केंद्रीय बैंक के पास नकद रूप में रखना पड़ता है। तो ऐसी दशा में यदि मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है तो देश का केंद्रीय बैंक CRR में वृद्धि करता है, अर्थात अब व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमाओं का पहले से अधिक हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास नकद रूप में रखना पड़ेगा। तो इसका परिणाम यह होता है कि जो बैंकों के पास लोन देने के लिए जो पैसे की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो कम हो जाती है, जिससे कि उनकी साख सृजन की क्षमता में कमी आती है। और जब साख सृजन की क्षमता में कमी आएगी तो इसका परिणाम यह होगा कि मुद्रा के प्रसार में भी कमी होगी और फलस्वरूप मुद्रास्फीति में कमी होगी। अब एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है, अर्थात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको शॉर्ट में SLR भी कहा जाता है। तो व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक हिस्सा विशेष तरल संपत्तियों जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियों में रखना पड़ता है। अर्थात जो व्यापारिक बैंक होते हैं अपने कुल जमाओं का एक हिस्सा वो सरकारी प्रतिभूतियों में उनको रखना अनिवार्य होता है, और जो केंद्रीय बैंक होता है उसके पास यह शक्ति होती है कि इस रेशियो में वह विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन ला सकता है। तो जब मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाए तो केंद्रीय बैंक SLR को बढ़ा देता है। तो इसका परिणाम क्या होगा कि अब बैंकों को अपने कुल जमाओं का अधिक हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में रखना पड़ेगा, जिससे कि उनकी साख सृजन की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनके पास अब पहले से कम मात्रा में तरलता रहेगी और वो कम लोन दे पाएंगे। तो इसका परिणाम यह होगा कि मुद्रा के प्रसार में कमी आएगी और इसके फलस्वरूप मूल्य स्तर में भी कमी आएगी। एक और तरीका होता है महंगाई को या मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का, जिसको कि हम रेपो दर या रेपो रेट कहते हैं। तो यह वह दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है ना। तो इसका संबंध अल्पकाल के लिए होता है, अर्थात अल्पकाल में जो बैंकों को जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। तो यदि मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है तो रेपो रेट को जो केंद्रीय बैंक होता है वह बढ़ा देता है। तो रेपो रेट के बढ़ने के कारण जो ब्याज की दर है, ब्याज दर में जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो वृद्धि करते हैं, और हम जानते हैं कि जब ब्याज दर में वृद्धि होगी तो जो लोन लेने की मात्रा है वो कम होगी, और इसका परिणाम यह होगा कि मुद्रा का प्रसार कम होगा और इसके फलस्वरूप मूल्य स्तर में कमी आएगी। इसी से संबंधित एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, और यह भी एक तरीका होता है जिसके माध्यम से जिसके अंतर्गत जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो अपने फंड्स को केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं, जिस पर कि उनको ब्याज मिलता है। तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की अलग से चर्चा करेंगे, जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो इन सभी चीज़ों को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वर्तमान में यह सभी दरें भारत में कितनी हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके माध्यम से देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता को ध्यान में रखते हुए और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए वह इन इंस्ट्रूमेंट्स में या इन दरों में परिवर्तन लाता है, जिसके माध्यम से
जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल किया जा सके। एक और बात हम जान लें कि जो बैंक रेट है और जो रेपो रेट है वह साख की लागत को प्रभावित करता है, अर्थात जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है उसको ये दोनों दरें प्रभावित करती हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, अर्थात इन दोनों का संबंध रेट ऑफ इंटरेस्ट से होता है। यदि बैंक रेट या रेपो रेट में परिवर्तन होता है तो ब्याज की दरों में भी परिवर्तन होता है। इसके अलावा जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, कैश रिजर्व रेशियो है या ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इन सब का संबंध साख की उपलब्धता से होता है, अर्थात इन सभी चरों में परिवर्तन करके जो देश का केंद्रीय बैंक होता है वह साख की उपलब्धता को प्रभावित करता है। तो ये इन दो तरीकों के माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है ताकि मूल्य स्तर को नियंत्रित किया जा सके। अब दूसरा तरीका होता है मूल्य स्तर को नियंत्रित करने का, वह वित्तीय नीति होती है, अर्थात फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से जो सरकार होती है वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है। तो समझते हैं कि वित्तीय नीति या फिस्कल पॉलिसी कहते किसको हैं। तो वित्तीय नीति का आशय होता है कि यह सरकार की कर, व्यय तथा सार्वजनिक ऋण से संबंधित एक नीति होती है और मुद्रास्फीति की अवस्था में इसका उद्देश्य होता है कि क्रय शक्ति या व्यय की मात्रा में कमी लाकर इसको कंट्रोल किया जाए। तो हम जानते हैं जब हम कीन्सियन दृष्टिकोण पढ़ रहे थे मुद्रास्फीति के संदर्भ में, तो कीन्स कहते थे कि जो सकल मांग है, सकल मांग में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि आती है, अर्थात मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो यदि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो सकल मांग में कमी लानी होगी। और हमने यह भी देखा था कि जो मुद्रास्फीति की अवस्था विद्यमान होती है वह फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल के बाद आती है। तो ऐसी दशा में जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसमें वृद्धि होती है और एग्रीगेट सप्लाई में कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है। इसकी वजह से मुद्रास्फीति पैदा होती है। तो यदि इस एग्रीगेट डिमांड को या सकल मांग को कम किया जा सके तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो वित्तीय नीति के मूल रूप से दो अस्त्र होते हैं, पहला होता है करारोपण और दूसरा होता है सार्वजनिक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो मुद्रास्फीति की अवस्था में सरकारें करों में वृद्धि कर देती हैं या नए कर लगाती हैं। तो जब करों में वृद्धि होगी या नए कर लगाए जाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है उसमें कमी आएगी, अर्थात जो भोग व्यय योग्य आय है तो उसमें कमी आती है। तो जब उसमें कमी आएगी तो व्यय में भी कमी आती है और जब व्यय में कमी आने का मतलब है कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें भी कमी आएगी और इसके फलस्वरूप मूल्य स्तर में भी कमी आएगी। एक दूसरा तरीका होता है कि जो सार्वजनिक व्यय होता है, तो मुद्रास्फीति की अवस्था में सरकार सार्वजनिक व्यय को कम करने का प्रयास करती है और जब सार्वजनिक व्यय कम होता है तो हम जानते हैं कि सार्वजनिक व्यय का संबंध गुणक प्रभाव से होता है। तो जब सार्वजनिक व्यय में यदि वृद्धि की जाए तो गुणक प्रभाव के माध्यम से आय में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो मुद्रास्फीति की अवस्था में सरकार सार्वजनिक व्यय में कमी लाती है। इसका परिणाम होता है कि आय में भी कमी आती है। जब आय में कमी आएगी तो समग्र मांग में भी कमी आती है और समग्र मांग में कमी आने का परिणाम यह होगा कि मूल्य स्तर में भी या मुद्रास्फीति में भी कमी आएगी। इसके अलावा कुछ और तरीके होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि किन कुछ और उपायों के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें जैसे कि सरकार क्या करती है कि मूल्य पर प्रत्यक्ष नियंत्रण लगा देती है, अर्थात वैधानिक रूप से मूल्य की ऊपरी सीमा का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि यदि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक हो जाती है तो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही है, तो इसका उपाय यह है कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि लाकर अर्थात सप्लाई को बढ़ा करके भी सरकारें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि करों में छूट दी जाती है और अन्य जो सुविधाएं होती हैं जिससे कि उत्पादन बढ़ सके, उन सुविधाओं में वृद्धि की जाती है।
और इसके अलावा सरकार चाहे तो सार्वजनिक उद्यमों में निवेश करके भी सप्लाई को बढ़ा सकती है। इसके अलावा विलासिता की वस्तुओं के स्थान पर आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वह आवश्यक वस्तुओं पर ही पड़ता है। तो ऐसी दशा में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है और मजदूरी तथा लाभ की वृद्धि पर भी नियंत्रण करके आंशिक रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा कंपनियों के लाभांश तथा लाभ के वितरण पर भी रोक लगाकर आंशिक रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।